Welcome all. So good evening all of you. I am Sonali, your EVS teacher. और आप सब फटाफट अब जुड़ जाइए मेरे साथ. हमारी क्लास स्टार्ट हो गई है इवनिंग की. दिस इज़ लाइव क्लास. वेलकम ऑल. और मुझे थम्स अप शो करते रहिए कि आप सब आ गए हैं विथ योर नेम. एक्चुअली दिस इज़ अ अटेंडेंस प्रोसेस, तो अटेंडेंस आपको लगानी है सभी को. तो जल्द से जल्द आप जुड़ जाइए क्लास के साथ. थोड़ी देर हम वेट कर लेते हैं, सब बच्चे आ जाएं, फिर हम स्टार्ट करेंगे. सो आप लोग अपना थम्स अप शो करते रहेंगे तो मुझे ये पता चल जाएगा कि यस आप जुड़ गए हैं. संजीत जी का भी आ गया अटेंडेंस. इस तरह से बाकी बच्चे भी अपना अटेंडेंस शो करते रहेंगे. एक्चुअली ये अटेंडेंस आप जो शो करते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ बच्चे आ रहे हैं पढ़ने, और जब आप लाइक्स देते हैं तो ये हमारा मॉरल हाई कर देता है. किसी भी काम को अगर हम करते हैं और थोड़ा सा भी अगर हमें अप्रिसिएशन मिलता है तो हम उस काम के लिए थोड़ा और ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हैं और खुश होते हैं. तो आप लोगों का ये एक लाइक और जो आप थम्स अप कर देते हैं कि हाँ हम आ गए हैं क्लास में, ये मेरा मोटिवेशन डबल कर देता है. और आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मिलते रहेंगे. हमारे साथ जुड़े रहिए. हमारी जो आगे की क्लासेस है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप लोग को ये रेगुलर अटेंड करनी है. और आप लोगों ने एक नोटबुक तो तैयार कर ही ली होगी, पेन और नोटबुक आप लेकर के बैठे ही होंगे. रूपाली जी भी आ गई हैं. थैंक्स रूपाली जी. एंड विजय आ गए हैं. थैंक यू फॉर ऑल ऑफ़ यू. और फटाफट सब ज्वाइन कर लीजिए. बाकी जो बच्चे बचे हुए हैं और जो आ गए हैं थम्स अप शो करिए अपना. आगे हम देख लेते हैं कि फिलअप फॉर्म जो है हमारी एक एजुकेशनल वेबसाइट है जहाँ पे आपको गवर्नमेंट जॉब के जो भी निकलते हैं, रिक्रूटमेंट्स होती हैं, वो आपको पता चलती रहेंगी कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं. और एजुकेशनल वेबसाइट होने के कारण यहाँ पे जो फ्री ऑनलाइन कोर्सेज हैं, कंप्यूटर की बेसिक कोर्सेज जो हैं वो आपको मिल जाते हैं. वेब डेवलपमेंट, हैकिंग, तो इससे रिलेटेड मैं आपको जो मेरे पिछले वीडियोज़ हैं उनमें भी बता चुकी हूँ कि आपके लिए ये क्यों फ़ायदेमंद है, क्यों आपको कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन करना चाहिए. और कुछ मुझे आप भी बताइए कि कंप्यूटर क्लासेस में जो मैंने बताया है रीज़न्स जो मैं पहले बता चुकी हूँ, उसके अलावा और क्या रीज़न्स है जिसके कारण हमको कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए. क्या क्या रीज़न हो सकते हैं. और मैंने तो बता दिए आपको, बहुत सारे रीज़न्स बताए हैं. आप भी कुछ नए रीज़न्स मुझे बताइए. मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों के रिप्लाई का कि क्यों हमें कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए. मैंने आपको बहुत सारे रीज़न्स बताए थे इसके. तो अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है. और भी लोग जल्दी जल्दी जुड़ते जाइए. तो कंप्यूटर क्लासेस देखिए, एक तो रीज़न मैं आपको सबसे बड़ा बता रही हूँ कि ये फ्री ऑनलाइन कोर्सेज है. आपका कुछ भी खर्चा होने वाला नहीं है, आपकी जेब ढीली होने वाली नहीं है. और इसमें बहुत अच्छे से ये कंप्यूटर आपको कोर्सेज कराए जाएंगे जिससे आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी कि आप कहीं पे भी जॉब के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो कंप्यूटर के कारण आपकी वो नॉलेज अगर कम है तो उसके कारण आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपने पहले से ही सीख लिया है. तो ये आपको ज़रूर सीखना चाहिए. आजकल बेसिक ही कंप्यूटर सब कुछ उसी से ही चलता है. तो आजकल का बेस ही कंप्यूटर है ना. तो आगे बढ़ते हैं. हमारे जो कोर्सेज़ हैं उनके बारे में एक बार फिर जान लेते हैं. हमारी पीजीटी और टीजीटी की जो कोर्सेज़ हैं वो मॉर्निंग से स्टार्ट होकर के नाइट तक चलती हैं. और ये मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाती है 8 AM से. करंट जीके की क्लास 8 AM को रहती है और 9 AM को एसएसटी की क्लास रहती है. देन फिर आपकी मैथ्स की क्लास रहती है 10 AM. 12 PM आपकी जीके की क्लास रहती है. 1 PM जनरल इंग्लिश और संस्कृत की भी सेम टाइम पर ही रहती है 1 बजे. 3 o'clock आपकी सीडीपी की क्लास रहती है. 4 PM रीजनिंग.
5 PM होम साइंस, 6 PM एनवायरमेंटल, 7 PM कंप्यूटर एंड देन लास्ट आपकी क्लास रहती है जनरल हिंदी की, जो कि 10 PM पर रहती है। तो ये जो आपके कोर्स हैं, ये फुल कोर्स हैं जो स्टार्ट हो चुके हैं 15 अगस्त से। तो आप लोग अभी भी जल्द से जल्द अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो क्या होगा कि आप शुरू से सारे कोर्स के बारे में आपको पता रहेगा, आपकी प्रैक्टिस उसके हिसाब से चलेगी। और नहीं तो लास्ट में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो लास्ट मोमेंट पे आपको क्या हो जाएगी, बहुत हड़बड़ी हो जाएगी कि अरे हमने ये चैप्टर ठीक से नहीं पढ़ा, ये हमारे नोट्स कंप्लीट नहीं है, हम इसको कैसे रिवाइज़ करें। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं होंगी। और सारे सब्जेक्ट भी आप एक साथ हर चीज़ तो नहीं देख सकते ना, तो आपको अभी से तैयारी अगर आप थोड़ी थोड़ी करते हैं तो उस टाइम पे आपके ऊपर उतना जो मेंटल प्रेशर है वो नहीं रहेगा, आपका इजीली काम होगा। और आप इसके लिए क्या रहेंगे कि बिल्कुल तैयारी से जाएंगे तो 100% जीत आपकी है फिर। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो स्क्रीन पे आपको नंबर शो हो रहा है 8209837844, ठीक है। तो इस पे आप कॉल कर सकते हैं, मतलब कोई भी आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो कोई भी इशू है तो इसमें आप कांटेक्ट करके अपना क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। न्यू सीटेड के बैच जो है इसमें भी आपका मॉर्निंग से नाइट तक का पूरा सेशन चलता है। मॉर्निंग से आपका जो स्टार्ट होता है 9 o'clock से SST की क्लास होती है, 10 पे आपका मैथ्स का है, 1 PM जनरल इंग्लिश एंड संस्कृत, 3 PM CDP की क्लास होती है, 4 PM रीजनिंग की क्लास है, 6 PM एनवायरमेंटल की क्लास, 7 PM कंप्यूटर एंड देन 10 o'clock नाइट आपकी हिंदी की क्लास लास्ट है। तो ये भी आपकी 15 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है क्लासेस। तो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए और अपना थम्स अप शो करते रहिए मुझे, ताकि मुझे पता चले कि आप सब ज्वाइन कर चुके हैं। नोट्स के लिए बहुत लोगों को ये रिक्वायरमेंट रहती है कि भाई हमारे नोट्स कैसे हमको मिलेंगे। तो नोट्स अभी मैंने आपको यही कहा है कि जो मैं आपको स्क्रीन पे शो करती हूँ उसको आप, जैसे आपने अभी लाइव आप कनेक्टेड है मेरे साथ, ठीक है, उसके बाद आप एक बार वीडियो को रिवाइज़ करिए, फिर से देखिए कि भाई हमने क्या क्या पढ़ा आज, और फिर उसको पॉज करके आप उसके नोट्स कुछ उतार सकते हैं। ये आपके शॉर्ट नोट रेडी हो जाएंगे। आपने पढ़ भी लिया, साथ साथ आपने जो पढ़ा तुरंत उसको नोट किया, तो ये बहुत आपके काम आने वाले हैं। ये शॉर्ट नोट जो रहते हैं रिवीजन के वक्त आपको बहुत हेल्पफुल होते हैं। और कुछ दिनों में हम आपको नोट्स प्रोवाइड भी करा देंगे। थोड़ा चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा उस हिसाब से आपको नोट्स जो भी आपकी डाउट्स रहेंगे वो सारे कुछ सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो इसके लिए भी आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। अब कई बच्चों को ये क्वेरी रह रही थी कि किस तरह से हमने जो चैप्टर्स है उसको डिवाइड किया है। तो देखिए, मैंने आपको सिलेबस एक बार बता तो दिया था, बट ये सिलेबस किस तरह से डिवाइडेड है एक बार आप इसमें स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कुछ सर्कल्स बने हुए हैं और उसमें कुछ टॉपिक्स लिखे हैं। आपको क्लियर शो हो रहा होगा कि फर्स्ट जो सर्कल है उसके अंदर है फैमिली एंड फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट्स। तो ये सभी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इसके जितने भी आप देख रहे हैं टॉपिक्स हैं सारे इम्पॉर्टेंट हैं और सब में से ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आते ही हैं। तो ये जो हमारा फर्स्ट वाला जो सर्कल है, अभी हम इस फर्स्ट सर्कल में हैं। आप इस तरह से समझ सकते हैं अपने सिलेबस को कि हम अभी फर्स्ट सर्कल में हैं, जिसमें हमारा फैमिली एंड फ्रेंड्स कंप्लीट हो चुका है, रिलेशनशिप हमने कल कंप्लीट कर लिया था, आज आपका है वर्क एंड प्ले, ठीक है। और आगे जो हमारी क्लासेस होंगी वो एनिमल्स पर होंगी, प्लांट्स पर होंगी। तो ये हमारा एक पूरा राउंड सर्कल हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देन इसके बाद नंबर आता है फूड का, जो आपको नेक्स्ट सर्कल पे दिखाई दे रहा है, वाटर, शेल्टर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, ठीक है। तो ये अब आपको क्लियर हो गया। कई लोगों को थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि फैमिली एंड फ्रेंड्स जो है एक है टॉपिक, फिर रिलेशनशिप एक है, तो ये सारी जो है ये एक साथ है, इनको हम एक सर्कल में लेते हैं। ये सारा हमारा फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर ही ये सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो इसको आप देखेंगे कि ये हमारा अब एनिमल्स, आज जैसे वर्क एंड प्ले है और कल ये आज कंप्लीट हो जाएगा हमारा वर्क एंड प्ले, ठीक है। और एनिमल्स का जो है ये कल से हमारा स्टार्ट होगा। एनिमल्स में काफ़ी कुछ है बताने को, बहुत क्वेश्चंस भी उसमें से आते हैं। तो उसके हम 2 से लेकर के 3 पार्ट्स तक बनाएंगे, जिसमें आपको सारा कुछ मिल जाएगा एक लेसन से रिलेटेड। उसके बाद प्लांट्स का भी वैसे ही है, काफ़ी कुछ उसमें आपको बताने को रहेगा। तो और फिर फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रैवल एंड थिंग्स वी मेक एंड डू, ये तो आप समझ ही रहे हैं। तो इस तरह से हमारा ये सिलेबस मैंने एक बार आपको और रिवाइज करा दिया, ताकि थोड़ा सा भी आपको किसी भी तरह का कोई डाउट इसमें ना रहे। ओके फाइन, कहीं किसी को कुछ पूछना अगर है, कोई भी आपको डाउट लग रहा है तो प्लीज़ आप मुझे अभी कमेंट करके पूछ सकते हैं।
तो हम आगे अब बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि वर्क एंड प्ले हमारा नेक्स्ट जो आज का टॉपिक है, दैट इज़ वर्क एंड प्ले। तो देखिए, अभी तक हमने देखा कि फैमिली हमारी है, फैमिली में हमारे फ्रेंड्स भी हैं, रिलेटिव्स भी हैं, लेकिन क्या एक फैमिली जो है वो क्या बस इसी तरह चल जाएगी, हमारा गुजारा हो जाएगा? तो हम सरवाइव कैसे करेंगे जब तक हम कोई काम नहीं करेंगे? जब तक हम वर्किंग नहीं होंगे तब तक हम अर्निंग नहीं कर सकते, है ना। किसी वर्क के थ्रू हमारी अर्निंग होगी और उस अर्निंग से जो है हमारे पूरे घर का जिस भी तरह का खर्चा है वो सारा खर्चा चलेगा। हमारा एक स्टैंडर्ड मेंटेन होता है हमारे वर्क से, हम कैसा काम करते हैं ये हमारे स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है। एक सोशल प्लेटफॉर्म पे जब हम देखते हैं कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं और किस हम पोस्ट पे काम कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा एक सोशल स्टेटस बनता है। तो वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, इसको आप छोड़ नहीं सकते। फैमिली आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है इंपॉर्टेंट, आपके लिए रिलेटिव्स इंपॉर्टेंट है, फ्रेंड्स हैं, तो ये एनवायरनमेंट में तो ये होंगे ही। बट अगर आप कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, आप बस घर में इस तरह बैठे हुए हैं, आपने बोला कि नहीं हम तो कुछ काम नहीं करेंगे, तो आपका जो सामाजिक स्तर है, आपका जो एक सोशल स्टेटस है, वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे डाउन हो जाएगा। आप फिर बेकार कहलाएंगे कि भाई ये तो कुछ काम नहीं करता, जिसको कि लोग बोलते हैं कि ये बेकार है आदमी, है ना, ये किसी काम को नहीं कर रहा है। तो अगर आपने एजुकेशन ले ली है, तो अगर आपकी एजुकेशन अच्छी है, उस हिसाब से आपका जो वर्किंग एरिया होगा वो भी अच्छा ही होगा। अगर आपने सिर्फ 10th पास कर लिया और सोच रहे हैं कि हमको बहुत अच्छी जॉब मिल जाए, दैट इज़ पॉसिबल है क्या? नहीं है ना, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ये इम्पॉसिबल चीज़ है कि आपको एक 10th अगर आप पास कर लेते हैं तो बहुत अच्छी जॉब आप एकदम कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ हायर स्टडी, कुछ प्रोफेशनल आपको कोर्सेस ये ज़रूर करने हैं। आज का जो समय है वो इतना कॉम्पिटिटिव हो चुका है कि मैंने आपको ये बताया था कि अपग्रेडेशन बहुत ज़रूरी है, आपको हमेशा अपग्रेड होना है। मतलब अगर आप एक जगह कहीं काम कर भी रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि हमें यही काम करना है, बस हम यहीं तक सीमित रहेंगे, हमको आगे कुछ सीखने की क्या ज़रूरत है, हम तो बिल्कुल बहुत कंफर्टेबल पोजीशन पे हैं, हम क्यों सीखें। आप देखिए, कभी आपने गाय को अगर घास चरते हुए देखा होगा मैदान में, तो गाय घास चरती रहती है और अपना सिर बीच बीच में उठा के इधर उधर देखती रहती है। तो वो ये देखती रहती है कि यहाँ तो मैं घास खा रही हूँ, यहाँ मुझे घास मिल रहा है, लेकिन क्या आगे दूर में और भी अच्छी घास है? तो आप सोचिए कि एक एनिमल्स का जो टेंडेंसी है वो किस तरह का है कि वो जहाँ पे अपना घास खा रही है वहाँ खा रही है, ठीक है, लेकिन वो बाकी जगह भी देख रही है कि हरी घास और कहाँ है। तो वो थोड़ी दूर चल के दूसरी जगह भी जाती है जहाँ उसको अच्छी घास मिले। तो जब एक एनिमल इतना सोच सकता है, तो हमारे पास तो ईश्वर का दिया हुआ इतना अच्छा हमारा ब्रेन है, जितना हमारे पास ब्रेन में पावर है उसको आज तक हम खुद यूटिलाइज पूरा नहीं कर पाते हैं, इतना हमारे पास पावर है। तो हम अगर अच्छे से अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दें, एजुकेशन हम अच्छी करें, हायर एजुकेशन हम लें, थोड़ी मेहनत करें, उसके लिए अपनी लगन से काम करें, तो हमको एक अच्छा वर्किंग एरिया मिल जाता है। वो हमारा स्टेटस को अच्छा बनाता है, हम एक अच्छे स्तर पे होते हैं, और हमारा जो एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट होता है, जो सोशल लोगों का, सोशल पीपल का जो एक एनवायरनमेंट होता है, वो कैसा हो जाता है, बिल्कुल 100% गुड हो जाता है। कैसा हो जाता है, क्योंकि हम एजुकेटेड हैं, हमने अच्छे जगह काम किया, तो हमारे आसपास के जो लोग हैं वो भी तो 10th पास नहीं होंगे ना, या 12th पास करके तो नहीं आए होंगे, उन्होंने भी हायर एजुकेशन ली होगी। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे थिंकिंग का जो प्रोसेस है वो और भी बेटर हो जाता है। तो हमको अपना थॉट प्रोसेस को क्या करना है, हमेशा हर दिन बेटर करना है, अपग्रेड करना है। तो देखिए, वर्क जो है ये भी हर इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाहे वो आप शारीरिक रूप से कर रहे हैं, मानसिक रूप से कर रहे हैं, और आप कोई अर्निंग के लिए कर रहे हैं, मीन्स फिजिकल, मेंटल और मतलब अर्निंग के लिए आप कर रहे हैं ना, कोई अचीवमेंट के लिए आप कर रहे हैं, किसी भी तरह का आपको जो नीड है उसको फुलफ़िल करने के लिए आप कोई वर्क कर रहे हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ठीक है, अभी बच्चा है, बच्चे ने पढ़ाई की, ठीक है, आगे उसने और हायर एजुकेशन ली, उसका वो टाइम है हायर एजुकेशन का, तो वो हायर एजुकेशन ले रहा है, और उसका जब हायर एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद उसको घर नहीं बैठना है, उसको जॉब के लिए भी कोशिश करते रहना है। तो अवनी जी भी जुड़ गई हमारे साथ, थैंक यू अवनी जी। और बाकी और भी जो लोग जुड़ चुके हैं अभी तक, वो एक थम्स अप शो कर देंगे। तो हमने देखा कि वर्क जो है, काम करना जो है, वो फिज़िकल, मेंटल और हमारी जो नीड्स होती हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए जो हम अर्निंग करते हैं,
ये अर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट है कि हम किस तरह से अर्निंग कर रहे हैं, तो दैट इज़ वर्क। तो यहाँ तक आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछिए। हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पे। देखिए इसमें कि अभी कुछ दिनों पहले ही हमने नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया था 29 अगस्त को, जो कि आप लोग देख ही पा रहे होंगे स्क्रीन पे। जो हमारे हॉकी प्लेयर थे मेजर ध्यानचंद, उनकी याद में ये दिन को हम मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो नेशनल स्पोर्ट्स डे हमने मनाया था। तो हमारा अब जो टॉपिक है वर्क एंड प्ले, तो वर्क तो हो गया हमारा। ये अब हमारा अगला जो टॉपिक आ रहा है इसके साथ ही जो जुड़ा हुआ है दैट इज़ प्ले, गेम्स, ये सब चीज़ के बारे में है। तो ये एक जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन आप लोग को मैंने इसमें दिखा दिया कि भाई हो सकता है ये डेट पूछ ली जाए कि जो नेशनल स्पोर्ट्स डे है ये कब मनाए, क्योंकि अभी रिसेंटली ये निकला है। तो इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। या इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि भाई ये किन की याद में ये जो हम दिन है ये सेलिब्रेट करते हैं। तो बस ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने इसको डाला था कि आप देखें और याद करें। तो वर्क एंड प्ले, देखिए वर्क एंड प्ले, वर्क तो हमने समझ लिया, और प्ले ये क्या है। देखिए हर काम के दो पहलू होते हैं, है ना। तो एक सिक्के के जैसे आप देखते हैं कि जब हेड है तो टेल नहीं है, टेल है तो हेड नहीं है, दोनों में से कोई एक साइड ही आपको दिखेगा, एक साथ आप दोनों साइड नहीं देख सकते। तो जिस तरह से हेड इम्पॉर्टेंट है, टेल भी इम्पॉर्टेंट है, तो वर्क एंड प्ले ये उस कॉइन के टू साइड्स की तरह हैं जो दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, बोथ आर इम्पॉर्टेंट। काम भी आपके लिए ज़रूरी है और खेल भी आपके लिए ज़रूरी है। देखिए अगर आप लगातार काम करते रहेंगे, सिर्फ आप बैठे हैं कंप्यूटर पे और कंटिन्यूसली आप काम कर रहे हैं, तो कुछ घंटों तक तो आप बहुत खुशी से काम करेंगे। अंजू जी भी जुड़ गई हैं, थैंक यू अंजू जी। तो कुछ देर तक तो आप बहुत खुशी से काम करेंगे, अरे वाह बहुत मज़ा आ रहा है काम करने में। लेकिन थोड़ी देर के बाद आपको कैसा फील होने लगेगा, आप टायर्ड हो जाएंगे। तो जो लोग कंटिन्यू कंप्यूटर्स में काम करते हैं वो लोग थोड़ी देर फिर देखिएगा कि आप लोग थोड़ा रेस्ट करते हैं, इधर उधर टहल करके आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है कि आपने थोड़ा सा रेस्ट लिया, थोड़ा सा ब्रेक लिए, आप बाहर से घूम के आ गए, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ आप देखिए कि आप पूरा दिन वो काम कर रहे हैं, नेक्स्ट डे भी आपको वही काम कंप्यूटर पे बैठ के करना है। तो कंटिन्यू जब आप वही एक काम में हर समय लगे रहते हैं तो आपकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, मतलब उसमें जो कार्य क्षमता आपकी होती है, जो स्किल्स होती हैं वो धीरे धीरे थोड़ी कम होने लगती है, क्योंकि आप उस काम से बोर होने लगते हैं। आपको लगता है कि अरे रोज़ तो यही काम मुझे करना है, इसमें कुछ क्या खास है, मतलब वो डेली का आपका एक रूटीन है जिससे आप बोर हो चुके हैं। तो खेल बहुत ज़रूरी होता है। साथ साथ आपको क्या है, अगर आप कहीं काम करते हैं और आपका जो वर्किंग आवर्स है, मान लीजिए कि आप मॉर्निंग में 8 o'clock घर से निकलते हैं और इवनिंग में आप 5 या 6 और 7 o'clock तक घर आ जाते हैं, तो फिर आप घर आकर के भी क्या कंप्यूटर लेके फिर आपको कोई बोलेगा तो आप काम करेंगे? नहीं, है ना। आपको उस टाइम पे लगेगा कि या तो मैं थोड़ी देर टीवी देख लूँ या थोड़ा कुछ खेल करके आ जाऊँ। तो अगर आप खेल, कोई भी तरह का खेल खेलते हैं, अगर आपको क्रिकेट अच्छा लगता है आप क्रिकेट खेल सकते हैं, आपको टेबल टेनिस अच्छी लगती है आप टेबल टेनिस खेल सकते हैं। तो इस तरह से बैडमिंटन है, आप बैडमिंटन खेल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है। तो देखिएगा कि अगर आपने आधे घंटे भी, ये मैं मिनिमम बता रही हूँ, अगर आपने आधे घंटे भी कोई खेल जो आपके पसंद का है वो खेल लिया, तो आपको एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आएगी अंदर से, आप रिलैक्स्ड फील करेंगे, वाह चलो ये थोड़ा काम काज से मैं निकल के थोड़ा चलो खेल लिया मैंने। तो ये जो काम के साथ और ये खेल का जो एक रिलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल तो कई जगह हम देखते हैं कि जो वर्किंग प्लेस होते हैं वहाँ पे भी खेलों को बहुत महत्व दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको साथ साथ में क्या करते हैं, कुछ कुछ मतलब क्रिकेट का मैच करवाया जाता है। मतलब जैसे कंपनी में काम करने वाले बहुत लोग हैं, उनको कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। क्रिकेट होता है, फुटबॉल होता है, हॉकी होता है, टेबल टेनिस का होता है, उसके बाद इंडोर गेम्स भी होते हैं। इनका एक पूरा मतलब सीरीज़ चलता है, कई कई कंपनीज़ में हमने देखा है कि इस तरह से होता है। इंडोर गेम्स का अलग होता है टाइमिंग, उसमें कैरम होता है ना, आपका टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है और चेस है, जो कि आपको जैसे थोड़े ज़्यादा जो एज वाले हैं, जिनको जोड़ों में दर्द है, वो तो खेल नहीं सकते, तो उनके लिए ये सारे इंडोर गेम्स जो हैं वो उससे मन बहला सकते हैं। तो उस तरह से वो कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे कि क्या होता है कि काम के साथ साथ उनको एक रिलैक्सेशन मिलता है, उनको एक मज़ा आता है कि यस अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, कुछ चेंज मिलता है।
क्योंकि खेल जब हम खेलते हैं तो हर दिन वो एक जैसा नहीं होता है। कभी हम जीतते हैं तो कभी हम हारते हैं, कभी हमें लगता है कि आज हमने कुछ नया सीखा खेल में। तो इस तरह से उसमें वो बोरियत नहीं होती है। जब भी आप खेलेंगे तो आपको उसमें बोरिंग फील नहीं, आपको उसमें अच्छा लगेगा, है ना। तो जो खेलने की जो ज़रूरत है वो इसीलिए है कि ताकि आपका जो थॉट प्रोसेस है वो चलना शुरू हो। और बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट तो वो है ही कि आपका बॉडी भी उससे काफ़ी इम्प्रूव करता है खेलने से, और आप अच्छा सोच सकते हैं। तो वर्क एंड प्ले आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, एक ही कॉइन के वो एक सिक्के के दो पहलू हैं। वर्क इज़ द मोर रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, ये एक ऐसी चिंतनशील, मतलब जिसमें हम सोचते हैं, अपना थॉट प्रोसेस को बढ़ाते हैं, है ना। तो वो एक ऐसी स्टेट होती है, एक ऐसी लेवल होता है जहाँ पे क्या होता है कि ये हमको कुछ ना कुछ सिखा करके जाती है, हमको कुछ नया करने का सिखाती है। तो यू नीड बोथ टू लीव अ लाइफ ऑफ बैलेंस, मतलब अगर आप अपने लाइफ को बैलेंस्ड वे में चलाना चाहते हैं तो आपको वर्क और प्ले दोनों बहुत ज़रूरी है। वर्क एंड प्ले आर बोथ वाइटल टू लिविंग अ फुलर रिचर लाइफ, मतलब वर्क और प्ले अगर आपके पास ये दोनों आपने बैलेंस करके चला लिया, है ना, आपने अच्छे से अपना काम भी किया, आपने थोड़ा टाइम खेल के लिए भी दिया, रिलैक्सेशन आपको मिला, तो आप जो है एक बहुत अच्छा लाइफ आप जीते हैं। आपकी लाइफ जो होती है बहुत ही रिच होती है, मतलब बहुत ही फुलफिल आप होते हैं, हर चीज़ से आप संपन्न बोलना चाहिए, जिसको हम संपन्न कहते हैं, या समृद्ध, संपन्न और समृद्ध होते हैं अपने आप से। हमारे चिंतन की जो प्रक्रिया है, हमारे सोचने का जो थॉट प्रोसेस जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है खेल से। तो आगे बढ़ते हैं कि इनकी जो विशेषताएं हैं वो क्या होती हैं ना। तो ऑल गेम्स है दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इनकी ये खास बातें होती हैं जो कि मैं अब आप लोग को बताऊंगी। तो अब मैं बताऊं उससे पहले कौन कौन ये बता सकते हैं कि वो खेल खेलते हैं। यहाँ मेरे साथ जुड़े हुए जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, अब वो मुझे बताएंगे कि कौन कौन खेलना पसंद करता है और क्या क्या खेलता है। वो आपको अभी मुझे लिख के बताना है कमेंट बॉक्स में, अपने नाम के साथ लिखिए कि आपको कौन सा गेम पसंद है। जल्दी लिखिए, मैं वेट कर रही हूँ आप सभी का। आप मुझे बताइए कि आप अपने नाम के साथ लिखिए कि आपको कौन सा गेम खेलना पसंद है, और मुझे कमेंट में शेयर करिए। मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों के कमेंट्स का। फटाफट टाइप करिए और मुझे सेंड करिए ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग क्या खेलते हैं। जैसे मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, आई लव क्रिकेट, मुझे देखना भी बहुत अच्छा लगता है और खेलना भी बहुत पसंद है। तो आप लोगों को क्या पसंद है? अंजू जी का आ गया है कि मैम बिज़ी लाइफ में खेलने का टाइम ही नहीं होता, तो इतना बिज़ी मत होइए प्लीज़, और थोड़ा सा टाइम निकालिए, देखिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। अंजू जी का ये कहना है कि वो बिज़ी हैं, लेकिन मैं आपको एक सजेशन देती हूँ कि हाफ एन आवर, आप आधा घंटा भी निकालिए अपने खेल के लिए, जो आपको अच्छा लगता है, इंडोर आउटडोर। विजय जी का कहना है फुटबॉल, और रूपाली जी का कहना है बैडमिंटन। सो नाइस, तो आप कमेंट दे रहे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है कि आप जुड़े हुए हैं। और अंजू जी को मैं फिर एक बार बोलूँगी, कितनी भी आप बिज़ी हों पर अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। ये आपका अपना टाइम है जिसको आपको कहीं ना कहीं से निकालना है। देखिए सबके पास 24 आवर्स होते हैं, पर हम सभी अलग हैं एक दूसरे से, है कि नहीं है। वो 24 आवर्स को आपको 48 आवर्स में कैसे बदलना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप अपने लिए ज़रूर टाइम निकालिए। जो नहीं खेलते हैं कुछ ना कुछ ज़रूर खेलिए, कुछ नहीं तो आप चेस खेलिए। अगर आप बाहर, अच्छा अभी बारिश हो रही है तो कैसे जाएं भाई, तो आप चेस खेल सकते हैं। आप अपने अगर छोटे बच्चे घर में आसपास में हैं तो लूडो खेलिए, कैरम खेलिए, बहुत सारी चीज़ें खेलने के लिए। खेल तो इतने तरह के हैं कि आप गिनते जाइएगा तो ये क्लास ख़त्म हो जाएगी, गिनती ख़त्म नहीं होगी, है ना। तो देखिए अब खेलों में जो है विशेषताएं होती हैं, कुछ खास बात ज़रूर होती है जिसके कारण से हमको वो खेल खेलना चाहिए, कोई भी खेल हो। तो सबसे पहले कोई भी अगर हम गेम खेलते हैं तो उसमें एक गोल होता है, एक एम होता है कि हमको ये, मतलब यहाँ तक इस गेम को करेंगे तो हम जीत जाएंगे, ये कंप्लीट होगा हमारा गेम। जैसे आप लूडो है, लूडो का मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि उसमें आपके 4 अलग अलग कलर के डिवाइड होते हैं बॉक्सेस, और सेंटर पे आपको वो गोटियों को उसके अंदर
फिल कर देना होता है, जिनकी सब गोटियाँ चली जाती हैं तो वो जीत जाता है कि नहीं। तो इसमें आपको ये टारगेट मिला हुआ कि आपको जल्द से जल्द वो गोटियाँ अंदर डालनी हैं। कैरम में आपके साइड पॉकेट्स दिए होते हैं, 4 पॉकेट्स होते हैं, आपको पॉकेट्स में जो उसके जो गोटियाँ होती हैं उनको डालना होता है, जिनके सबसे पहले चले जाते हैं वो जीत जाते हैं। उसके बाद आप फुटबॉल ले लीजिए, फुटबॉल में आपको गोल करना होता है। आप क्रिकेट ले सकते हैं, क्रिकेट में आपके पास टारगेट ऐसा होता है कि आपको अधिक से अधिक रन बनाने हैं। अब उसमें क्या है कि रन बनाने के तरीके अलग अलग हैं। उसमें कैसे, आप 4 मार सकते हैं, आप 6 मार सकते हैं, अगर आपसे दोनों नहीं हो रहा तो आप रन लेने के लिए भागिए, तो आपको दौड़ना भी है उसमें, तो आपका हैंड वर्क भी है और आपको पैरों से भी काम करना है, दोनों काम आपको होता है। उसके बाद जो बैट्समैन होते हैं वो तो ये काम करते हैं, जो बॉलर होते हैं उनका गोल ये रहता है कि हमको अधिक से अधिक लोगों को आउट करना है, तो ये भी काम होता है। तो इस तरह से बॉलर का अलग गोल है, जो बैट्समैन है उसका अलग गोल है, जो विकेट कीपिंग कर रहा है उसका अलग गोल है, ठीक है। लूडो में हमने देखा अलग है, बैडमिंटन के कुछ अलग रूल्स हैं, उनमें पॉइंट्स बनते हैं कि जिनके ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं वो जीत जाते हैं। तो ये अलग अलग गेम्स के अलग अलग जो लक्ष्य निर्धारित होते हैं, गोल्स सेट होते हैं, उनको हमको अचीव करना होता है ना। तो स्पेसिफिक जब हम कोई चीज़ का गोल रख लेते हैं अपने लाइफ में भी, तो हम उस चीज़ के लिए क्या करते हैं, जी जान लगा के कोशिश करते हैं। तो लक्ष्य, पहली चीज़ हम सीखते हैं लक्ष्य मतलब गोल। दूसरी चीज़ होती है कि हर गेम में रूल्स होते हैं। आप देखिएगा कि ऐसा नहीं है कि कोई भी कभी भी क्रिकेट के लिए बैटिंग करने को उतर जाता है, कोई भी आ जाता है बॉलिंग करने के लिए। और लूडो आप ले लीजिए, लूडो में भी बिल्कुल नियम होती है भाई कि आपको एक डाइस मिलता है जो कि लाइन से सबको चलाना होता है। जब उसमें 6 आ जाता है तो आपको दोबारा चांस मिलती है, तो हम सोचते हैं कि ओ मेरा जल्दी से 6 आ जाए। तो ये हर गेम्स के अलग अलग रूल्स होते हैं। तो रूल्स के बारे में हम सीखते हैं कि हमको रूल्स फॉलो कैसे करना है कि नहीं है। तो ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद होता है रेस्ट्रिक्शंस। रेस्ट्रिक्शंस मतलब कुछ चीज़ों में मनाही होना, प्रतिबंध होना। मतलब आपको ये नहीं करना है, जैसे कि फाउल हो जाता है। आप जानते ही हैं कि कई सारे गेम में ये नियम होते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना, ये फाउल हो जाएगा। तो जैसे कि आपको फुटबॉल खेल रहे हैं तो हाथ यूज़ नहीं करना है, फुटबॉल में टच नहीं कर सकते आप, है ना। उसके बाद जैसे आप उसमें अगर किसी को धक्का देते हैं तो ये आपकी पेनल्टी लग जाती है। तो इस तरह से इसमें कई चीज़ों के लिए रेस्ट्रिक्शंस होता है। तो आप रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं, आपको ये पता होता है कि हमको इस नियम के अंदर ही हमको खेलना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। और फिर होता है कि जो हम गेम खेल रहे हैं उसमें जो भी हमारे रूल्स बने हैं उनको क्या हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो एक्सेप्टेंस की जो पावर है वो हमारे अंदर आती है। तो सबसे पहला जो इसकी खास बात होती है, इसकी जो विशेषता होती है कि वो ये है कि हमारा एक लक्ष्य होता है, हमारा एम होता है, गोल होता है कि हमें करना क्या है, ठीक है, हमको जीतना कैसे है किसी भी चीज़ के लिए। और सेकंड आपका होता है रूल्स मतलब नियम, जो खेल में बहुत ज़रूरी हैं। नहीं तो वो खेल किसी काम का नहीं रहेगा। आप अगर कोई भी नियम फॉलो नहीं करेगा तो वो फिर खेल खेल नहीं रह जाएगा। तो ये दूसरी चीज़ होती है। तीसरी है कि प्रतिबंध मतलब रेस्ट्रिक्शंस, कुछ चीज़ों की मनाही होती है कि आपको ये नहीं करना है। और फोर्थ और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको एक्सेप्टेंस होना चाहिए। जो आपने काम किया है, वो आपने जो खेला है उसमें आपको एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। आप उस चीज़ को मानना आपको ज़रूरी है ना, स्वीकृति आपकी ज़रूरी है कि हाँ ये जो सारे रूल्स हैं, रेस्ट्रिक्शंस हैं और जो हमारा जो खेलने का जो भी इसमें सारे नियम जो भी आते हैं वो सबको मैं मान रहा हूँ या मान रही हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम ये खेल से सीखते हैं, जो कि हमारे लाइफ के लिए भी बहुत ही ज़रूरी होता है। हमारे लाइफ के लिए भी एक एम होना बहुत ज़रूरी है, एक लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमारे जीवन में कुछ नियम होने चाहिए कि हमको इस तरह से अपने कामों को करना है, अपने जीवन को जीने के कुछ प्रिंसिपल्स, सिद्धांत हमारे होने चाहिए। फिर कुछ चीज़ों के लिए हम अपने लाइफ में खुद को हम मना करना चाहिए कि हाँ हमें ये काम नहीं करना है। तो रेस्ट्रिक्शंस भी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि कई लोग जो हैं फिर हो सकता है कि ये भी कर सकते हैं कि हम गलत काम करें। तो गलत काम के लिए हम क्या कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन हमने लगा लिया कि हमें किसी भी तरह का गलत काम नहीं करना है, किसी को धोखा नहीं देना है, चीट नहीं करना है। तो ये हमने क्या किया, अपने ऊपर एक रेस्ट्रिक्शंस लगा लिए। हमने नियम बनाया कि हमें कितना भी काम हो लेकिन हम अपने लिए थोड़ा समय खेल के लिए निकालेंगे। तो ये हमारा क्या हुआ, रूल हो गया लाइफ में। उसके बाद इन सब चीज़ों को मानना ज़रूरी है।
अरे मैंने तो नियम बना लिया, मैंने तो प्रतिबंध लगा लिया, लेकिन मैं उस चीज़ को फॉलो ही नहीं कर रहा, मैं तो मान ही नहीं रहा हूँ उस चीज़ को, तो फिर उन चीज़ों का क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये चीज़ें हमको देखनी बहुत ज़रूरी होती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इतना तो हमने खेल के बारे में आपको बता लिया, आपसे पूछ लिया। तो अवनी जी बैडमिंटन लिख रही हैं, अच्छा वेरी गुड। तो देखिए सबके कोई ना कोई इंटरेस्ट का खेल तो है ही, तो आपको खेलना ही चाहिए। तो खेल का हमने देख लिया कि क्या क्या उसकी जो विशेषताएं होती हैं वो हैं, उसमें क्या खास बात होती है। लेकिन खेल का महत्व क्या है हमारे लाइफ में, और क्या महत्व है, हमने तो ये सीख लिया उसकी जो विशेषताएं हैं, उसे हमने अपने जीवन में वो विशेषताएं तो ले आई, लेकिन उसका हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों खेलना चाहिए। स्कूल में आप देखेंगे कि एक गेम्स का अलग से पीरियड होता है, तो क्यों होता है? ना रखें वो, हम तो स्कूल सिर्फ पढ़ने जा रहे हैं, खेलने तो हम नहीं जा रहे हैं, हम तो घर आके भी खेल सकते हैं। लेकिन अलग से खेल के लिए गेम्स का पीरियड बनाया जाता है। मतलब कहीं ना कहीं जो स्पोर्ट्स है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में, है ना। तो स्पोर्ट्स एंड गेम्स मेक यू मोर फिट। तो अब देखते हैं कि जो हमारा, हमने ये देखा कि जो रूल्स वगैरह हमने बनाए सब कुछ मान लिया, ठीक है। अब हम खेल स्टार्ट करते हैं तो हम क्या बनते हैं? फिट बनते हैं। आप कुछ दिन अगर जैसे बैडमिंटन आपने छोड़ दिया, बहुत दिन से आपने बैडमिंटन नहीं खेला, ठीक है, आप घर पे बिल्कुल बैठे हुए हैं, और फिर एक दिन आप जाते हैं ना और बोलते हैं आज तो हम खूब खेल के रहेंगे बैडमिंटन, और हम 1 घंटे लगातार बहुत खेलते हैं, तो क्या होता है? हमारे हाथों में दर्द होने लगता है। ये सबके होता होगा कि हाथों में बहुत दर्द होता है। क्यों? क्योंकि हम इतने दिन से बिल्कुल कंफर्टेबली पड़े हुए हैं घर पे, कुछ नहीं कर रहे हैं, और एक दिन अचानक हम 1 घंटे खेल लिए, तो क्या होगा? इससे हमको ये पता चलता है कि हम फिट नहीं हैं, हम अनफिट हैं, घर पे बैठे हुए हैं। और यही गेम्स को अगर आप रेगुलर करते हैं, आप 1 वीक ही करके देखिए, बहुत हुआ तो आप 10 डेज कंटिन्यू करके देखिए, आपका सारा दर्द गायब हो जाएगा। मतलब आप क्या हो जाएंगे? फिट हो जाएंगे। फर्स्ट डे आप बहुत थकेंगे भी, आपको लगेगा अरे मुझे बहुत थकान हो रही है, लेकिन आगे जब आप कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपको वो थकान भी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? फिट हो रहे हैं। आप धीरे धीरे उस चीज़ के लिए कैसे हो जा रहे हैं? हैबिचुअल हो जा रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है खेलने में। दे मेक योर मसल्स स्ट्रोंगर एंड कीप द बोन्स, हार्ट एंड लंग इन गुड कंडीशन। तो देखिए अगर आप कोई भी तरह का गेम, आउटडोर गेम की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि अगर कोई सोच रहा होगा कि अरे भाई लूडो खेलेंगे तो हमारे हार्ट मसल्स ये सब कैसे स्ट्रांग होंगे, तो ये आउटडोर गेम्स की बात मैं कर रही हूँ यहाँ पे, कि ये हमारे जो आउटडोर गेम्स जितने भी होते हैं जिसमें कि हम दौड़ते हैं, हम अपने हाथों का यूज़ करते हैं, पैरों का यूज़ करते हैं, तो वो हमारे स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। स्ट्रेंथ को हमारे कैसे बढ़ाते हैं? हमारी बोन्स को वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हार्ट को तो स्ट्रॉन्ग बनाते हैं क्योंकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। जब हम तेज़ तेज़ चलते हैं तो हमारा हार्ट अच्छा फंक्शन करता है। वॉकिंग भी बहुत अच्छा एक एक्सरसाइज है, जॉगिंग एक्सरसाइज है, तो ये आपको करना चाहिए। तो हमारे लंग्स को भी अच्छे कंडीशन में रखता है, क्योंकि हम जब सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो हमारे लंग्स भी जो है वो प्रॉपर उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाती है। तो आप साइंस में पढ़ते ही हैं इन चीज़ों को। तो हमारी जो बॉडी की कंडीशन है वो बहुत अच्छी हो जाती है खेल खेलने से। व्हेन यू प्ले स्पोर्ट्स रेगुलरली, जब आप रेगुलरली कोई भी गेम स्पोर्ट्स जुड़ते हैं आप, तो यू यूज़ अप द फैटी मसल्स। तो कई बार देखिएगा कि आप बहुत दिन तक नहीं खेलते ना, तो आपको एक फैटी फीलिंग आने लगती है बॉडी में। कहीं कहीं आपको लगता है कि मेरे मांस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ गए हैं, या तो तोंद निकल आई है। कई लोगों का होता है ना कि बिल्कुल घर पे बैठे हैं, खाए पिए सो गए, तो उनका वेट गेन हो जाता है। तो ये जब हम खेल खेलते हैं तो क्या होता है, हमारा जो बॉडी का जो कंडीशन है, एक जो हमारा बॉडी का जेस्चर्स है वो अच्छा हो जाता है, क्योंकि हमारा जो एक्स्ट्रा फैट है वो भी कम होता है ना। और जो भी हम एक्स्ट्रा ऑयल बॉडी में हमारे आ रहा है वो भी हम क्या कर देते हैं, उसको कैलोरीज के थ्रू, मतलब उसको हम जलाते हैं, उस चीज़ को बर्न करते हैं, वो उतने कैलोरीज हमारी क्या हो जाती है, बर्न हो जाती है। तो जो एक्स्ट्रा फैट है वो हमारी बॉडी में नहीं रहता है। और आजकल आप जानते ही हैं कि देखिए जिम्स बहुत ज़्यादा आजकल फैशन में है। कई लोग तो घर में ही जिम बना लेते हैं, सारे मशीन्स लगा देते हैं, और मॉर्निंग में वो फिक्स रखते हैं टाइम कि मॉर्निंग में हम आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, जिनका जैसी जिनकी श्रद्धा है वो वैसे अपना काम करते हैं। और कुछ लोग जिम जाते हैं, जिनको पॉसिबल नहीं है, उनके घर में उतनी स्पेस नहीं है, या वो उतना अफोर्ड नहीं कर सकते, मशीनरी का जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव होती है मशीनरी,
तो वो जिम जा कर के वहाँ पे करते हैं। तो ये बॉडी फिटनेस की बात अगर जहाँ आती है तो वहाँ हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स आपका जैसे जिम में जाते हैं वो, और कई लोग योगा, योगा भी आप इसमें देख सकते हैं कि ये अगर हम इसमें देखने जाएँ कि क्या-क्या खेल इसमें इम्पोर्टेंट है, तो आप योगा को भी इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि इससे भी हमारा बॉडी क्या होता है, फिट होता है ना? तो आपका सबसे पहले क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है, जिससे आप क्या हो जाएंगे और अधिक एक्टिव हो जाएंगे, आपको उस काम को करने में मज़ा आएगा, तो आप खुश होंगे, तो मेंटली भी आप मजबूत होंगे, फिजिकली भी मजबूत होंगे। तो दोनों तरह से देखा जाए तो इसमें हमारे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान तो कुछ है नहीं, हमको अच्छा ही लगेगा, इसको हम जब भी करेंगे, खेलेंगे, तो ये हमारे लिए हर तरह से पॉजिटिव ही है। तो अब हमने जान लिया कि खेल और खेल का महत्व क्या होता है हमारी लाइफ में, है ना? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि शिक्षा में खेल और खेल का महत्व क्या होता है। देखिए, शिक्षा, एजुकेशन जब हम करते हैं, मैंने आपको अभी पहले ही जो हमारा चल रहा था टॉपिक इसमें बताया कि स्कूल्स में भी हम देखते हैं कि एक गेम्स की पीरियड होती है, वो इम्पॉर्टेंट रहती है, बच्चे बड़े खुश होते हैं कि आज तो गेम्स का पीरियड है, वो मॉर्निंग से ही खुशियाँ मनाते हुए ही जाते हैं घर से कि आज तो हमारा एक पीरियड गेम्स का है। और अगर किसी कारण से उस दिन बारिश हो जाती है तो वो बहुत सैड भी होते हैं कि आज बारिश के कारण हमारी गेम्स की पीरियड नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इतनी एनर्जी होती है, इतनी ज़्यादा एनर्जी उनके अंदर होती है कि वो उस एनर्जी को कहाँ निकालेंगे, तो वो खेल के थ्रू, वो गेम जो खेलते हैं उसके थ्रू उनकी एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो निकलती है, उनके जो फिटनेस है वो अच्छी रहती है, और एक टीम वर्क वो सीखते हैं। देखिए क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो जब गेम खेलते हैं तो अकेले अगर वो खेलेंगे तो उनको अच्छा ही नहीं लगेगा खेलने में। अगर आस पड़ोस के बच्चों के साथ वो खेलते हैं तो उनको लगेगा कि हाँ, एक दो बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं तो अच्छा लग रहा है, तो भी वो खेलते हैं साथ में, मिलजुल के उनको खेलना आता है। लेकिन स्कूल में क्या होता है कि एक साथ काफ़ी ज़्यादा बच्चे होते हैं, और वहाँ मोस्टली किस तरह के गेम्स होते हैं जो कि टीम वाले होते हैं। एथलेटिक्स वगैरह होते हैं जो सिंगल वाले भी होते हैं, पर अगर हम मोस्टली देखते हैं जो गेम्स पीरियड वगैरह उनके होते हैं तो उस टाइम पे ग्रुप गेम्स ही कराए जाते हैं, क्योंकि हर बच्चे को तो फिर अलग अलग आप एक पीरियड में 35 टू 40 मिनट्स का एक पीरियड होता है, उसमें आप एक एक बच्चे को तो आप सिंगल करा नहीं सकते, तो वहाँ मोस्टली क्या होंगे, आपके ग्रुप गेम्स ही होंगे। जैसे कि आप अगर आपने रनिंग, जिनको इंटरेस्ट है कि भाई वो एथलेटिक्स हैं, उनको रनिंग अच्छा लगता है, तो उनको रनिंग के लिए उनका एक टीम बना दिया कि यहाँ जो टीम में है 20 लोग जो है वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उनकी एक टीम हो गई। बाकी बच्चे क्या करते हैं, तब किनारे बैठ जाते हैं और वो देखते हैं कि जो जो इंटरेस्टेड हैं वो शामिल होते हैं, और बाकी बच्चे बैठ के उस दिन देखते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं उसमें। उसके बाद कुछ क्रिकेट खेलने में इंटरेस्टेड होते हैं, तो उनमें 11-11 प्लेयर को बांट करके एक टीम बना ली जाती है इधर और दूसरी टीम इधर, तो फिर उनमें कराया जाता है मैच। उसके बाद फुटबॉल भी उसी तरह से होता है, हॉकी होते हैं, वॉलीबॉल है, आपका बास्केटबॉल है। तो इनमें सब ये सब क्या है, एक टीम वर्क वो सीखते हैं कि हमको मिल करके कैसे खेलना है। हमने अकेले तो खेलना सीख लिया बचपन में कि हम अपने खिलौने गुड्डे गुड्डी लेके खेल रहे हैं, अपने कार लेके खेल रहे हैं, लेकिन वो तो हम अकेले खेलते हैं। लेकिन जब हम स्कूल में जाते हैं तो हम ग्रुप्स में खेलते हैं, तो हमको क्या मिलता है सीखने, टीम वर्क कैसे करना है, हमको एक साथ मिलके काम कैसे करना है। अगर हम मिलके काम नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम्स आएगी, उसमें उनके टीम वर्क भी वो सीखते हैं। और लीडरशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उनका एक जो मेंटल स्टेट है वो भी काफ़ी हाई लेवल का हो जाता है, क्योंकि उनको लीडरशिप भी आ जाती है, वो लीडरशिप सीखते हैं कि हाँ, क्योंकि जब टीम बनेगी तो उसमें कैप्टन ज़रूर बनेगा, तो कैप्टन भी उसी को बनाया जाता है जो जिसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होती है। तो वो बच्चा काफ़ी अच्छे से लीडरशिप करना सीख जाता है। उसके बाद उसमें क्या होता है कि अब मुझे लीडर बनाया गया है तो मुझे अच्छे से काम करना है, उसको एक ये रहता है कि भाई मुझे सबके साथ मिल के काम करना है, सबको समझाना है, तो वो बच्चे में इम्प्रूवमेंट आता है। तो और भी बच्चे क्या करना चाहते हैं, लीडर बनना चाहते हैं। फिर स्कूल में ये होता है, रोटेशन होता है, जैसे इस क्लास मॉनिटर रोटेट होते हैं, तो कई बार टीम गेम होती है तो उसमें लीडर भी चेंज किए जाते हैं, जो उनके कैप्टन्स होते हैं उनको भी इसलिए रोटेट किया जाता है ताकि अगर ये कैप्टन बन रहा है तो टीम किस तरह से वर्क कर रही है, अगर किसी दूसरे को बनाया जाता है तो वो कैसे, तो उसमें भी देखा जाता है कि कौन अच्छी कैप्टनशिप कर रहा है। तो एक जो कैप्टनशिप, जो लीडरशिप की क्वालिटी है वो एक बच्चे के अंदर आ जाती है। टीम वर्क तो होता ही है, साथ साथ एक कैप्टनशिप जो है
वो भी वो सीख जाता है। उसके बाद है जवाबदेही, मतलब उसको ये रहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है, उसको जवाब देना है इस चीज़ का, उसको बताना है कि हाँ मैंने ये गेम खिलवाया है बच्चों से, तो मेरी ये जवाबदेही है कि क्या सबको प्रॉपर चांस मिल रहा है। क्या ऐसा तो नहीं है कि क्रिकेट हो रहा है और एक कोई बच्चा है जो कि बहुत अच्छा बॉलर है, उसको बैटिंग के लिए दे दिया गया है काम, या कोई बहुत अच्छी बैटिंग करता है उसको बॉलर बना दिया गया है। तो ये जवाबदेही भी उसके ऊपर आती है, उसको ये बताना पड़ता है कि मैंने इसको बॉलिंग क्यों दी थी, इसको बैटिंग क्यों दी थी। तो ये एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मिलती है वो भी टीम गेम से ही मिलती है। आपको हमेशा हर जगह ये नहीं मिलेगी, है ना। आप किसी भी जगह चले जाइए, अगर आप टीम को लेकर के नहीं चलते हैं तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे, आप हमेशा पीछे रहेंगे, आपको कोई पसंद नहीं करेगा, क्योंकि आपको मिल कर के रहना ही नहीं आता, आप मिलजुल कर चल ही नहीं पाते हैं। तो इससे ये सारी चीज़ें होने के बाद जब एक बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है, कॉन्फिडेंस अपना दिखाता है, ये सारी चीज़ करने के बाद तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस उसने दिखाया, मतलब उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया। सबसे पहले उसने क्या किया, टीम वर्क किया, उसके बाद उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए सारे काम किए, और उसके अंदर क्या आ गया, आत्मविश्वास भी आ गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आ गया। तो ये 3-4 चीज़ें जो है ये इतनी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं जब एक बच्चा खेलता है और टीम में खेलता है, तो उसमें बहुत अंतर होता है। जब एक अकेला खेलता है, दौड़ता है, तो वो सिर्फ अपने पूरी ताकत लगा के अपने को सोचते हुए और फिर दौड़ जाता है और फिर फर्स्ट आता है, ठीक है, उसने अपना जो स्किल था वो दिखा दिया, अपना पूरा 100% दे करके। लेकिन एक टीम गेम बहुत मुश्किल होता है, उसमें आपको सभी टीम के मेंबर्स जितने हैं उनको सबको लेकर चलना होता है, उन सब की जिम्मेदारी आप पर होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है ना। उसके बाद आपको जवाब भी देना होता है कि हाँ हमने ये काम क्यों किया, और लास्ट में आपको जब अचीवमेंट मिलती है कि हाँ आप बहुत अच्छे एक कैप्टन हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है। स्कूल में कई बार क्या होता है कि बच्चों को कई बार कुछ चैलेंजेस भी आ जाते हैं, तो वो आप देखिए, ये स्कूल की बात भी नहीं करूँगी मैं, हर काम में आप देखिए चैलेंजेस हमेशा है। आप कोई भी नया काम करिए उसमें आपको चैलेंजेस ज़रूर मिलेंगे, हमेशा 100% मिलना ही है। और वो चैलेंज जो आपके सामने आते हैं उनको ही आपको क्या करना है, उसके साथ काम करके हमें आगे बढ़ना है। हमको वो चैलेंज से अपनी जीत कैसे हासिल करनी है ये सीखना है। जैसे एक बार कोई प्रॉब्लम आती है तो हम बहुत घबरा जाएंगे कि अब क्या करें, तो हम टीचर से पूछेंगे कि ऐसी सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए, तो टीचर हमको बताएंगे कि आप ऐसे करिए। हमको पता चल गया, हमने वैसा किया और प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई, वो जो चैलेंज था वो अब नहीं है। अब नेक्स्ट टाइम जब कभी कोई नया चैलेंज आता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। तो आपने ये चैलेंजेस जो है फेस करना ये सीख लिया, जो कि आपको आएंगे ही, ये आने ही हैं। उसके बाद फिज़िकल और मेंटल दोनों तरफ से आप देखेंगे कि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, है ना। शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से आप बहुत ही सुदृढ़ हो गए हैं, मजबूत हो गए हैं, शक्तिशाली हो गए हैं। और जो आपने गोल रखा है अपने लाइफ में कि हाँ मुझे ये अचीव करना है, तो वो गोल को आप इजीली अचीव कर सकते हैं। तो स्पोर्ट्स में यही होता है कि आपने अगर अपने अच्छे से काम कर लिया है तो आप अपना गोल क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो देखिए कि एक स्कूल जो है उसमें इम्पोर्टेंस इसीलिए होती है किसी भी चीज़ की। पढ़ाई अपनी जगह बहुत ज़रूरी है, खेल अपनी जगह बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इसमें हमने देखा कि जो हमने लास्ट पॉइंट देखा था कि खेल का महत्व क्या होता है, तो खेल का महत्व आपको फिट बनाता है, आपकी मांसपेशियां मजबूत बनाता है, आपको आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है, हार्ट, बोन, लंग्स, आपको सब तरह से फिट कर देता है वो, और आपको अंदर से वो काम को करने की इच्छा होने लगती है। खेल आपने खेल लिया, और जिस काम के लिए आप वहाँ, अगर किसी आप ऑफिस में काम कर रहे हैं या आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, दोनों तरह से आप देखिए, आप अपने आप को खुद अपने लिए भी देखिए, और आप एक टीचर हैं तो टीचर के रूप से आप अगर आप देखेंगे तो आप एक बच्चे का भी मेंटल स्टेट आपको जानना होगा कि आपके लिए भी ज़रूरी है कि आप खेलें, खेल को इम्पोर्टेंस दें, और एक बच्चे के लिए आप सोचेंगे तो वो बच्चे के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो खेल जो है हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमारा एनवायरनमेंट जो है वो हमेशा इस तरह का होना चाहिए कि उसमें हम अच्छा खेल खेलें। अब देखिए खेल में भी क्या होता है
कि कई बार लोग बहुत लड़ाई मारपीट ये सब करने लग जाते हैं। तो ये क्या करती है, जो एक खेल की सद्भावना होती है उसको कम कर देती है, ख़त्म कर देती है। तो खेल इसलिए नहीं खेला जा रहा है कि हम वहाँ पे मारपीट करने लग जाएं या कुछ इस तरह का बखेड़ा खड़ा कर दें जिससे कि हम खुश होने की जगह और डिस्टर्ब हो जाएं। तो इसीलिए रूल्स बनाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि 4 उसकी जो विशेषताएं होती हैं उनमें था कि एक हमारा लक्ष्य होता है। एक बार मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज़ करवा दे रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए। तो देखिए ये इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है, ये कुछ जो इसके विशेषताएं हैं इनको ख़ास तौर पे इसलिए ये लिखा गया है कि ये चीज़ें होनी चाहिए। खेल में एक लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर लक्ष्य नहीं होगा, हम जाएंगे ऐसे ही खेल कूद के चले आएंगे तो हमारा कुछ उसमें लक्ष्य ही नहीं रहा, हमको क्या करना है ये भी नहीं पता है, तो कोई फ़ायदा नहीं है, हम अपना 100% नहीं देंगे। फिर खेल में कुछ नियम होते हैं जिनको हमें मानना होता है। उन नियमों को, खेल पर कुछ प्रतिबंध होते हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं जो हमको मानने होते हैं। और खेल की जो है हमारी स्वीकृति होना हमारा बहुत ज़रूरी है कि हमने ये जो नियम बनाए हैं, ये जो प्रतिबंध रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, इनको क्या हम मान रहे हैं। तो ये हो गए हमारे कैरेक्टरिस्टिक, मतलब विशेषताएं, उसके लक्षण, जो खास बातें होती है वो मैंने आपको एक बार रिवाइज़ करा दिया। यहाँ तक किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकते हैं मुझे। किसी भी तरह की आप लोगों को कोई भी दिक्कत आ रही है समझने में, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके आते हैं सीटेट में। तो ये चैप्टर्स आपको पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। ये एक एक जो टॉपिक है इनको आप अच्छे से जब तक तैयार नहीं करेंगे तो आप वहाँ जा कर के आप नहीं कर पाएंगे काम अपना अच्छे से, क्योंकि आपने टॉपिक समझा नहीं है और आपने सिर्फ MCQs बना करके आप आ जाएंगे तो कई चीज़ों को आप गलत भी वहाँ आंसर करेंगे। तो इसलिए ये जो चैप्टर्स हैं इनको, टॉपिक्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअल में इसके अंदर बताया क्या गया है। आप बहुत सारी चीज़ कोरिलेट अपने साथ भी कर सकते हैं कि आप खुद क्या सोचते हैं, क्या खेल के नियम होने चाहिए या खेल के नियम नहीं होने चाहिए, उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। खेल का इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स क्या है। तो भाई हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमको मेंटली फिट रखता है, वो हमको फिजिकली फिट रखता है, वो हमें हर काम के लिए क्या बनाता है, एफिशिएंट बनाता है ना। हम हर चीज़ के लिए तैयार रहते हैं कि हाँ मुझे ये काम आराम से कर लूँ, क्योंकि अंदर हमारे क्या आ चुका है, अब कॉन्फिडेंस डेवलप हो चुका है। तो खेल का हमारे लाइफ में ये इंपॉर्टेंस है। और आगे हम देखते हैं कि शिक्षा में खेल का महत्व, जो हमारा लास्ट था इसमें टॉपिक कि शिक्षा में खेल का क्या महत्व है, तो वो मैंने आपको एकदम अच्छे से क्लियर कर दिया है कि जब हम खेलने के लिए जाते हैं स्कूल में तो हम वहाँ सिंगल नहीं खेलते हैं, वहाँ हम एक टीम वर्क के साथ खेलते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारे बच्चे होते हैं, हम अकेले नहीं खेल सकते। तो वहाँ बहुत सारे बच्चे होने के कारण हम क्या करते हैं, एक टीम वर्क करते हैं, हम मिलजुल कर खेलने की हमारी भावना होती है। तो हमारे अंदर मिलजुल के खेलने की सबसे पहले तो एक सद्भावना हमारे अंदर आ जाती है, भावना आ जाती है। और उस खेल को जब हम खेलते हैं तो हमारे जीवन में हम बहुत कुछ सीखते हैं, जैसे हम टीम वर्क सीखते हैं, हमें जवाबदेही किसी को करनी होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा डेवलप होता है, हम ध्यान भी रखते हैं। देखिए केयरिंग भी इसमें एक बहुत मेन पार्ट है कि उसमें क्या होता है कि अगर कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी खेलते खेलते कोई गिर जाता है, तो ये भी होता है कि हम दौड़ के जाते हैं, उसकी मदद करते हैं। तो देखिए खेल में ये क्या हुआ, ये है सद्भावना। और कई बार तो हमारे साथ ये भी होता है कि जो हमारे ऑपोजिट खेल रहा है, कई बार उसको चोट लग जाती है तो भी सारे टीम मेंबर्स दौड़ के उसके पास जाते हैं। तो यही है सच्ची खेल भावना जो हम सबके अंदर होनी चाहिए। ये नहीं कि भाई उस टीम का गिर गया तो मैं क्यों जाऊँ, मेरे टीम में थोड़ी है। तो ये तो अच्छी बात नहीं हुई ना, ये सेल्फिशनेस हमारे अंदर आ गई। तो ये हम कभी भी, अगर हमारा सोच इस तरह का है कि ये हमारे टीम का नहीं है प्लेयर और ये गिर गया तो हम क्यों जाएं उसको उठाने, तो ये हमारे लिए क्या अच्छा है, ये हमारी सोच अच्छी है? नहीं, बिल्कुल सेल्फिश नेचर हमारा है, ये शो करता है। तो ये हमको नहीं करना है, क्योंकि हम जब समाज में रहते हैं, सोशल इवेंट्स में हम जब पार्टिसिपेट करते हैं तो हमको सबके साथ मिल करके चलना होता है। ये सबसे पहली चीज़ है जो कि हम खेल से सीखते हैं, क्योंकि घर में हम जब रहते हैं तो हम घर के मेंबर्स को तो समझ पाते हैं, उनको हम छोटे से बचपन से देखते आते होते हैं, तो रिलेटिव्स को हम समझते हैं। लेकिन स्कूल में जब हम जाते हैं तो सब अलग अलग जगहों से बच्चे आते हैं, अलग अलग घरों से बच्चे आते हैं, सबकी थिंकिंग अलग होती है, सबकी बोलने का ढंग, सबकी एक्टिविटीज़ अलग अलग होती है। देखिए स्कूल में आप जब हम जाएंगे देखते हैं बच्चों को, तो वहाँ हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है, हर बच्चे में कुछ ना कुछ आपको अंतर दिखेगा। कोई बहुत ज़्यादा फिजिकली फिट है तो कोई बहुत ज़्यादा मेंटली फिट है, कोई बहुत बोलने में तेज़ है, कोई लिखने में तेज़ है, कोई डांस कल्चरल एक्टिविटीज़ में बहुत फास्ट है, कोई बहुत अच्छा गाना गाता है।
तो सब में एक अलग अलग जो गुण हैं वो रहते हैं, है ना। तो जब हम टीम वर्क करते हैं तो उन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, मर्ज कर देते हैं, आपस में जोड़ देते हैं, मिला देते हैं, और फिर हम टीम वर्क को करते हैं। तो ये हमारे जीवन में बहुत पाठ हमको पढ़ाता है, बहुत सारी सीख हमको देता है। तो खेल में सद्भावना का होना भी बहुत ज़रूरी है, और इससे हमारी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो डेवलप होती है। और जब बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं तो वो चैलेंजेस को भी हमको किस तरह से उस चैलेंजेस को फेस करके आगे बढ़ना है, ये हम सीख पाते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमारा वर्क एंड प्ले ये हमने पूरा आज कंप्लीट कर लिया है। और अब इसमें अगर आप लोगों को किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके भेज सकते हैं कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही है इसमें, तो वो मैं आप लोग को फिर से करा दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। वैसे तो मैंने इसमें जितना कुछ था आप लोगों को सब बता दिया है, और आगे आप लोगों को अब बताना है, फीडबैक देना है, और नंबर आपको शो हो ही रहा है स्क्रीन पे। कोई भी क्वेरी आप यहाँ पूछ सकते हैं, वहाँ भी फीडबैक आप बता सकते हैं कि हमारी ये टीचर, अगर आप मुझसे नहीं कह पा रहे हैं तो आप फीडबैक दे सकते हैं कि हमें इन टीचर से समझ में नहीं आ रहा है। आप शिकायत भी कर सकते हैं मेरी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपके फीडबैक में आपको जो अच्छा लगता है आप अपनी लाइक से मुझे फीडबैक दे सकते हैं कि हाँ मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा है और आपको समझ में आ रहा है ठीक से टॉपिक, कोई आपको टॉपिक में किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रह रहा है। और देखिए ये जैसे ही हम कंप्लीट करेंगे तो हम थोड़े थोड़े MCQs भी लेना चालू करेंगे, क्योंकि कुछ दिन तो हमें ये चैप्टर समझने होंगे ना। जब तक हम लेसन नहीं पढ़ेंगे हम क्वेश्चन आंसर कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों को भी स्कूल में इसीलिए पढ़ाया जाता है कि आपको क्वेश्चन आंसर किस तरह से करने हैं, पहले हमको लेसन पढ़ना है। तो पहले उनको टीचर्स लेसन पढ़ाते हैं, लेसन उनको पूरा अच्छे से समझाते हैं कि किस तरह से ये लेसन में क्या क्या दिया हुआ है, उसके बाद उनको क्वेश्चन आंसर कराया जाता है। तो MCQ भी पैटर्न उसी तरह से आपका आएगा कि एक पूरा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए अच्छे से, और फिर हम इसमें से कुछ MCQs आपको कराएंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आने हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, सो थैंक्स टू ऑल, आपका बहुत ही कीमती समय मुझे देने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप 1 घंटा निकालते हैं और शाम को एवरीडे मेरे साथ जुड़ते हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि आप इतने सारे लोग मेरे साथ जुड़ते हैं और मुझे लाइक्स भी देते हैं। थोड़ा सा लाइक्स और बढ़ा दीजिए तो थोड़ा और अच्छा लगेगा, मुझे और मोटिवेशंस मिल जाएंगी। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो और भी अपने फ्रेंड्स को बताइए कि अब सीटेट के फॉर्म भी कुछ दिन में मिलने हैं, हो सकता है स्टार्ट हो जाएंगे इस मंथ में, तो जहाँ तक कि मिलेंगे तो आप तैयारी शुरू करिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए और अधिक से अधिक लोगों को इसमें ज्वाइन करवाइए, जिससे कि बाकी लोगों को भी ये क्लासेस का जो इम्पोर्टेंस है वो पता चले और उनको इससे बेनिफिट मिल सके। सो थैंक्स टू ऑल, बाय बाय।